ओके। हाँ। नमस्कार सभी जितने भी प्रतिभागी हैं इस सत्र में, सबका स्वागत है। अभी पिछले 5 दिनों से आप ये पैलियो चैनल के बारे में काफ़ी सुना होगा, कई सारे वक्ता जिन्होंने आपको बताया होगा। और आज जो अंतिम सत्र है, इसमें हम एक जो हमारे पिछले 20-30 साल से जो काम हुआ है, इसी के बारे में थोड़ा बताएँगे। कैसे एक पैलियो चैनल को, जो एक नदी जो सरस्वती के नाम से जाना जाता है, ये लुप्त हो गई है, जो आजकल अभी आपको नहीं दिखेंगे ग्राउंड में। लेकिन इसको कैसे हम अंतरिक्ष जो सेंसर है और कुछ ग्राउंड सेंसर है, इसके उपयोग द्वारा कैसे हम इस पैलियो चैनल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये सरस्वती ही नाम क्यों पड़ा और कैसे भी हुआ है? क्योंकि कोई भी नदी अगर, जैसे कि अभी गंगा आपको दिखेगी, और अगर ये कोई भी सैटेलाइट में, कोई भी नक्शे में दिख रहा है, सरस्वती का कोई आपको दिखेंगे नहीं। तो पहले थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि कोई नदी थी, बट वो सरस्वती है या नहीं है, इसके बारे में मुझे हमें पता नहीं है अभी। तो पहले है कि पैलियो चैनल, मैं इसकी थोड़ा-सा छोटी-सी करूँगा, क्योंकि ये पैलियो चैनल आप लोगों को सुना होगा। तो पहले है कि ये जो सरस्वती नदी जो थी, मतलब इसके बारे में 2 तरह के अभी भी लोग सोचते हैं कि ये मिथक भी हो सकती है और वास्तविकता। तो मैं समझता हूँ कि जो दिख नहीं रही है, वो हो सकता है कि मिथक भी हो या वास्तविकता। तो हम एक ऐसा इस तरह से करेंगे, इसकी जो पूरे अध्ययन है, मिथक से और वास्तविकता की ओर हम पढ़ेंगे। और मिथक नहीं है, इसको हमने जो अंतिम जो हमारा जो भी स्लाइड्स होगा, उसमें हम बताएँगे कि ये मिथक नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन अभी भी जो इसके बारे में दुविधा है, इसको हम अभी आपको इस कुछ अपने इस सत्र में आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएँगे। पहले है कि सरस्वती नदी क्या थी और कहाँ से ये नाम पड़ा है और किस तरह से? सबसे पहले देखिए, पुरानी हमारी जो वेद है, जिसमें ऋग्वेद बताया जाता है, इस सरस्वती का नाम, इसको एक पवित्र नदी के रूप में माना जाता है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और ये ऐसा बताया जाता है कि उत्तर-पश्चिम भारत में कहीं लुप्त हो गई है। लेकिन कहाँ लुप्त हुई है, कैसे लुप्त हुई है, किस तरह से, कहाँ थी या नहीं है, अभी क्या स्थिति है, इसके बारे में हमें जानकारी जुटाना है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है, हो सकती है, ये जो अगर नदी थी, तो ये नदी की सबसे बड़ी इसकी जो इम्पोर्टेंस, मतलब इसको अगर आप माने कि इसकी इस नदी के किनारे जितने भी हमारे वैदिक संस्कृति और प्राचीन जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, सभी इसी के आसपास ही मिलते हैं। तो मतलब नदी रही होगी तभी हमारी कोई सभ्यता उसमें बसी होगी, इसी नदी के किनारे। तो एक है कि 2 चीज़ों को हम देखेंगे। पहले है कि अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और ये हमारे वैदिक संस्कृति को कैसे इसको उजागर करती है, इसके बारे में हम बताएँगे। पहले है कि बस छोटी-सी, क्योंकि पैलियो चैनल आपने कई पिछले 4 सत्र में आपने सुना होगा क्या है। फिर भी एक बार थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। पैलियो चैनल क्या है? ये एक पुरानी जलधारा है, दैट मीन्स एक नदी के रूप में थी। कई सारे जिसमें शाखाएँ-प्रशाखाएँ थी, और ये अभी मोटी रेत के आवरण, या जिसको जलोढ़ या अलुभियम बोलते हैं, जैसे मिट्टी, इसमें ढक ढक गई है। अब बात ये है कि इसको हम उपग्रह चित्र से कैसे इसको हम देखेंगे? ये सबसे बड़ी हमारा एक चैलेंजिंग है, जो कि हम इसको प्रयास करेंगे। और सबसे बढ़िया है कि ये अगर ये नदी थी, तो इसका क्या उपयोग हो सकता है? इसका उपयोग हो सकता है पानी के लिए, खासकर भूजल के लिए। तो अब इसके संबंध में कई सारे प्रश्न हो सकते हैं, कई सारी जिज्ञासा हो सकती है, अलग-अलग जो भी अपने प्रतिभागी हैं। अब यह है कि इनका क्या संबंध है, अपना जो वैदिक सरस्वती जो नदी के लिखा हुआ है, जो अपना ऋग्वेद में, इसकी क्या संबंध हो सकते हैं? हाँ, ये एक संबंध हो सकती है, जो कि थार रेगिस्तान के थ्रू यहाँ से बही थी, और ये इसको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम सब अनुमान लगा रहे हैं। और क्या जो सैटेलाइट डेटा, जो उपग्रह चित्र है, क्या इसमें से हम इसको, इन जो भी इसके जो अ, मतलब जो चैनल्स हैं, मतलब कि इसकी धाराएँ हैं, क्या हम इसको हम मार्क कर सकते हैं? क्या प्रिसाइज़ली हम इसको मैपिंग कर सकते हैं?
तो हमारा इसरो ने हमने ये कार्य जो है करीब 35 साल से ये काम हुआ है और ये पहले जो अपना जो रिज़ॉल्यूशन है, मोटे रिज़ॉल्यूशन वाले जो थे, 188 मीटर रिज़ॉल्यूशन पहले वहीं से उस समय के जो उपग्रह चित्र थे, उसी को डेटा को यूज़ करके हमने एक मैपिंग किया हुआ है राजस्थान और गुजरात के पार्ट में सबसे पहले जो काम हुआ है और इसका जो पैमाना था ये करीब एक 250,000 स्केल का ये मैपिंग हुआ था। अब बात ये है कि अभी आप देखेंगे कि जब 1995 में उस समय काफ़ी मोटी रिज़ॉल्यूशन थी, अब धीरे-धीरे अच्छे अच्छे रिज़ॉल्यूशन आ रहे हैं, फिर आपके पास ऑप्टिकल डेटा से बाद आपको माइक्रोवेव डेटा भी आ गए। तो क्या हम ऑप्टिकल और माइक्रोवेव डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं इसको जो थोड़ा-सा बहुत ही अच्छे रिज़ॉल्यूशन के हैं। इससे हम कैसे हम इस पैलियो चैनल का चित्रण कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताएँगे। तो हाँ, ये सभी जो डेटा जो अपना जितने भी आँकड़े ये है, इसको हम एक संग्रहित करेंगे और इसको नक्शे कैसे बनाया गया है, इसके बारे में हम बताएँगे। और सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस पैरेलल चैनल का उपयोग जो है, ये भूजल के लिए और भूजल आप जानते हैं कि ये मिट्टी के नीचे है। अब उपग्रह चित्र से आप इसको देख नहीं पाते हैं। तो ये जो उपग्रह चित्र है जो कि अंतरिक्ष में होते हैं, जो कि करीब 1000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। तो ये ऊपर से सिर्फ़ ऊपर ज़मीन के ऊपर की सतह के जो भी फीचर्स है इसको हम देख पाते हैं। लेकिन पानी जो है ये कहीं नीचे है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ ग्राउंड सर्वे बोलते हैं जिसको कि हम एक एचआरटी एक टोमोग्राफिक सर्वे बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल रिज़ॉल्यूशन रेजिस्टिविटी सर्वे बोलते हैं। इससे हम ये बता सकते हैं कि 100 मीटर, 200 मीटर नीचे क्या स्थिति रहेगी होगी और पैलियो चैनल के साथ में इसका क्या उपयोग है। तो हम बात ये है कि अब ये जो बैकग्राउंड है इसको देखते हुए आप अभी देखेंगे, अगर ये पूरे अध्ययन को हम कैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि हम थोड़ी देर पहले बताया था कि थोड़े मतलब कि पुरानी नदी थी और इसकी नदी की नाम एक सरस्वती रखा गया, लेकिन इसको कैसे हम जानेंगे, कहाँ से जानेंगे? इसके लिए हम थोड़ा कुछ प्राचीन साहित्य के बारे में देखेंगे, कुछ पुराने मानचित्र वगैरह के बारे में हम अगर देख सकते हैं, तो जहाँ पर क्या सरस्वती की नदी के इसमें कहीं पर मेंशन किया हुआ है या नहीं है, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। दूसरी बात है कि फिर हमारे पास ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक बोलते हैं, तकनीक ये है कई सारे और अलग-अलग रिज़ॉल्यूशन के जो आँकड़े हैं मतलब हमारे पास डेटा है, तो इसको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं और क्या इसकी और सिर्फ़ एक नक्शे बनाना नहीं होता है, अब इसका ज़मीनी सत्यापन क्या है, इसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। नीचे क्या है, जो हम ऊपर देख रहे हैं क्या नीचे है उसको हम क्या उसको सत्यापित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कई सारे डेटा उसमें लेना पड़ता है। इसके बाद है कि कई सारे इसके ये जो सरस्वती की नदी की जो हमने पैलीचल का नक्शा बनाते हैं, इसको सरस्वती सभ्यता या जो जिसे पुरातात्विक जो स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या इसमें कोई रिलेशन है? कहाँ पर बसती है वो कोई भी एक जो हमारे संस्कृति और नदी, इसके बीच में कोई मतलब हम संबंध बना सकते हैं। तो इस तरह से इन इन सारे आंकड़ों को एकत्रित करके हमने जो क्या है उत्तर पश्चिम भारत में एक पैलियो चैनल का एक मानचित्र बनाया गया जो हिमालय से लेते हुए अरबियन सी तक समुद्र तक इसको हम बना सकते हैं। अब बात है कि ये अगर पुरानी है तो कितनी पुरानी, कब ये कहाँ से इसका उद्गम हुआ है और कहाँ से ये बहती थी, किस किस जगह से जियोग्राफिकली कहाँ कौन कौन सा राज्य से ये बहती थी, तो इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा कि इसके जो कई कई सारे नए टेक्निक हैं, इसके बारे में हम विकास के बारे में बता सकते हैं। और ये सरस्वती का जो ये जो पूरा पिछले 30 सालों का ये जो काम है, ये आप पे एक जीआईएस पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि आप इसको देख पाएँगे और कई सारे आँकड़े हैं, कोई नक्शे हैं, ये आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा बताएँगे और फाइनली है कि ये जो हमने इतने ये जितने भी ये जो अध्ययन हुआ है, इसको केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने भी इस अध्ययन को स्वीकृति दी है और इसके बारे में कई सारी किताबें लिखी है, करीब 99 से लेते हुए 2022 तक कई सारी किताबें लिखी गई है।
तो मतलब ये कोई अगर इसको देखते हुए कि ये नहीं लगता है कि ये कोई मिथक होगा, ये एक आप वास्तविकता इसके पीछे कारण है, इसको हम बताएँगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में अगर देखेंगे ये कई सारे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 तरह के जो वेद हैं औ और मनुस्मृति, महाभारत, ये सभी जगहों में आपका सरस्वती नदी का आपको वर्णन मिलता है। और सबसे बड़ी ये है कि इस ऋग्वेद में उस समय जिस समय ये लिखी गई ये गंगा नदी से ये सरस्वती का नाम जो है करीब आप देखेंगे पूरे इस ऋग्वेद में 80 गुना अधिक मिलता है इसका नाम। तो मतलब उस समय गंगा उतनी मतलब सीक्रेट नहीं था, उतना उसका महत्व नहीं था जितना कि सरस्वती नदी थी। और इस ऋग्वेद में एक ये जो श्लोका है, अम्बितम नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता ये स्मसी प्रशस्तिम्बन नस्कृति। तो ये जो ऋग्वेद का ये श्लोक है इसका मतलब है उस समय जो जो ये बताया गया है सरस्वती सभी माताओं से सर्वोत्तम है, नदियों में सबसे बड़ी है और देवियों में भी ये सर्वोत्तम ये है। और हम अज्ञानी और अप्रशिक्षित है, हमें बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। तो मतलब ये ऋग्वेद से हम देख सकते हैं कि उस समय इस नदी की इतनी महत्व और इसके बारे में बताया गया है। तो हम एक इस तरह से ये तो सिर्फ एक श्लोक के बारे में बताया, आप अगर इसमें देखेंगे कई सारे इसमें श्लोकास हैं जिसमें कि इस नदी के बारे में कहाँ से कैसे बहती थी और सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। अब नीचे ये 3 देखिए कि 3 तरह के नक्शे हैं, जो एक सरस्वती माता सरस्वती की जो इसमें आपका सिंबॉलिक लिखा हुआ है। और इसमें आप 3 तरह की तस्वीर देखेंगे। आप देखेंगे एक जो पहला बाएँ तरफ में जो है, इसमें माता सरस्वती जो है हंस के ऊपर में बैठी हुई है और एकदम दाहिने वाला जो है ये सिर्फ़ मोर के ऊपर मोर के पास है, ठीक है? और बीच में जो है ये मोर और हंस। अब क्या है इसके एक सिंबॉलिक है, इससे ये तात्पर्य क्या है इसमें से हम इसके एनवायरनमेंट के बारे में हम बता सकते हैं कि जब ये पूरे पानी थी, अगाध जो पानी इस नदी में बहती थी, तो जिसमें कि आर्द्र जलवायु थी उस समय की वहाँ के जो इससे उत्तर-पश्चिम भारत में। तो इसका एक सिम्बोलाइज़ है कि माता सरस्वती उस समय सिर्फ़ ये हंस के ऊपर में बैठी हुई है। और धीरे-धीरे क्या हो गया, ये पानी का बहाव जो है तो कम होते गया, थोड़ा-सा उसमें से अ आप देखेंगे कि जो बीच वाले जो है आपका छवि है, जिसमें कि मोर भी दिखते हैं और हंस भी दिखते हैं। मतलब इसका एक सिंबॉलिक हम इसमें से ये निकाल सकते हैं कि ये आर्द्र और शुष्क दोनों ही इसको एक समय था जिसको ट्रांजिशन पीरियड बोल सकते हैं, जो कि हम इसको सिग्निफाई करते हैं। और दाहिने तरफ में जो है, जिस समय कि जब ये नदी पूरी तरह से सूख जाती है, कोई भी प्रवाह नहीं थी, तो इसपे हम ये बता सकते हैं कि उस समय की जलवायु जो है, ये शुष्क जलवायु के रूप में हम इसको ये कर सकते हैं। तो ये सब क्या है कि अलग-अलग कई तरह के मतलब इस तरह के आपको पिक्चर मिलेंगे, उनके डिस्क्रिप्शन मिलेंगे और कई तरह के जो श्लोकास हैं, ये आपको पुराण मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ पुराने मानचित्र, कैसे है मानचित्र? एक तरफ देखते हैं कि इसमें जो डच का मानचित्र है, ये 4746 में 1746 में, इसमें आप देखेंगे 2 नदी के इस नक्शे में बनाया गया है, जो सिंधु और एक घग्गर नदी। इन दोनों को जो समानांतर है और इसी घग्गर इज़ नथिंग बट ये सरस्वती की है, तो और ये 2 समानांतर जो ये नदी है और ये हिमालय से निकल के ये अ, अरबियन सी में ये जिसको मिलती है। दूसरा ये जो ब्रिटिश काल का जो मानचित्र है, इसमें भी सरस्वती नदी को ये दिखाया गया है। तो मतलब इस तरह से और भी कई सारे मुगल एरिया का मैप है और भी कई सारे मैप्स हैं, पुराने मैप्स, जिसमें कि इस नक्शे को दिखाया गया है। इवन सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है, जो आपका इंडिया में सर्वेयर जनरल जो इसको पब्लिश करते हैं, इस नक्शे में भी सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। तो मतलब पुराने मैप और ये जो हमारी पुरानी जो भी लिटरेचर है, इसमें हम देख पाएँ कि इसका उल्लेख जो है, इसमें दिया गया है। अब बात है कि हम देखते हैं कि इस नदी जो है, ये सरस्वती कहाँ से बहती थी? अभी बात है कि अभी जो एक्जिस्टिंग आपका जो नदी है, एक तरफ उत्तर-पश्चिम में सिंधु नदी, जो कि सतलुज और दूसरे जो नदी है ब्यास और अदर नदी जो है, ये इंडस के रूप में ये अरबियन सी में मिलती है और गंगा और यमुना, ये दोनों जाके मिलती है
अपना बे ऑफ बंगाल में उत्तर प्रदेश से बहती है। और एक नदी जो है, जो राजस्थान के मतलब जो दक्षिण की तरफ में बहती है, जो लूनी नदी के नाम से। तो 3 नदियों के बीच में एक देखेंगे वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड है, जिसमें कि एकदम खाली है, कोई नदी नहीं है। अब बात है कि सरस्वती का जो उल्लेख और इसको देखते हुए इस जगह पर, और ये पूरा रेगिस्तान का ये जो मतलब रेगिस्तान है और यहाँ पर पूरा रेत से पूरा भरा हुआ है। इसी जगह पर ही हमारा अध्ययन अभी हम दिखाएँगे आपको। अगर इसी चीज़ को हम अगर उपग्रह चित्र में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इस उपग्रह चित्र में ये नदी तो दिख रही है, जो सिंधु नदी, और पूरब में आपका गंगा, यमुना और लूनी नदी दिख रहे हैं, और बीच में जो है ये जो रेगिस्तान थार डेज़र्ट जो है, ये आपको दिख रही है। और ये कैसा दिख रहा है? काफ़ी ब्राइट है। ब्राइट मतलब ये, इसमें रेत है, रेत के कारण इसका जो मतलब ब्राइटनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वो आपका वहाँ पर थोड़ा-सा वेजिटेशन भी उगेंगे, तो उसमें लाल रंग के होंगे। लेकिन बीच में ये जो रेगिस्तान के इलाका है, इसमें आपको ये काफ़ी ब्राइटनेस दिखेगी। अब बात है कि इसको हम कैसे आगे बढ़े, और इसको क्या मतलब आपकी सरस्वती नदी अगर इतनी इम्पोर्टेंस थी, तो अभी तो बात है कि चूँकि ये नदी दिख नहीं रही है, तो इसको हम एक खोई हुई नदी के या लॉस्ट रिवर सरस्वती के नाम से जानेंगे। तो ये इसका जो ये माना जाता है कि ये 6000 से 3000 ईसा पूर्व में, मतलब जिसमें वैदिक काल का युग था, उस समय ये उत्तर-पश्चिम भारत में बहती थी। और इसको सबसे पवित्र और शक्तिशाली, आपने देखा होगा ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि सबसे पवित्र और शक्तिशाली नदी है उस समय की। और लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ कारणों से, जिसमें कि 2 तरह के कारण बताया जाता है। ये टेक्टोनिक और कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण ये 3000 ईसा पूर्व में ये गायब हो गया, मतलब ये लुप्त हो गई। और ये कहाँ बहती थी? ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात होते हुए ये हिमालय से निकलती थी और जाके अरब सागर में मिल जाती थी। और तो हमारा जो मेन ये काम है कि इस जो सरस्वती की इस धारा को कैसे हम इसको उपग्रह चित्र से कैसे इसको सीमांकन कर सकते हैं, इसी के बारे में ही हमारा ये चैलेंज है। अब ये है कि हम इसमें कई तरह के आंकड़े लिए हैं, सिर्फ़ उपग्रह चित्र नहीं, जो जल भूविज्ञान का हो, पुरातत्व का हो, कुछ क्रोनोलॉजिकल डेटा हो, सभी चीज़ों को एकत्रित करके ही तभी ये पूरे कार्य को निष्पादित किया गया है। अब हम दिखाएँगे कि उत्तर-पश्चिम भारत में इस पैलियो चैनल को कैसे हम चित्रण करते हैं। तो एक साथ ये करना बहुत मुश्किल था, ये कई भागों में ये किया गया है। पहले जो हमारा जो काम था, ये राजस्थान के एरिया में काम किया था 1996 से 2002 के बीच में, जिसमें कि उस समय जो उपग्रह था, ये इसको बोलते हैं IRS-P3 विप्स डेटा, ये 188 मीटर के रिज़ॉल्यूशन के डेटा है, या उस समय IRS-1C लिस्ट 3 डेटा, जो कि 23.5 मीटर के डेटा होते हैं। उसको लेते हुए ये राजस्थान के ये जो जहाँ पर आपको रेगिस्तान, यानी कि जहाँ पर डेज़र्ट एरिया है, यहाँ पर इसको चैनल को मार्क किया गया। बाद में 2002 से 2008 के बीच में कई सारे और भी सैटेलाइट डेटा, जैसे P6 विव्स डेटा, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 डेटा, जो कि 5.8 मीटर रेज़ोल्यूशन के डेटा है। इसको भी हमने उपयोग करके इसको एक हरियाणा और पंजाब में ये पूरे नक्शे बनाने का काम हुआ है। और इसके बाद 2008 से 2010 के बीच में गुजरात के रन ऑफ कच्छ, जहाँ पर होते हुए ये अरबियन सागर में मिलती है, तो यहाँ भी इससे डेटा को यूज़ किया गया, उपग्रह चित्र, जिसमें कि एक जो IRS से P3 वीव्स और रडार सेट डेटा को हमने उपयोग किया है, और इसमें एक डेल्टा पैटर्न बर्ड्स फुट प्रकार के एक जो जितने भी चैनल्स है, इसको हमने डिमार्केट किए हैं। और बर्ड्स फुट का मतलब होता है कि जहाँ रिवर रुक जाती है, कहीं पे जिसकी प्रभाव कम हो जाती है, जब उसका फ्लो एकदम ये उस समय क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल के रूप में बनती है। तो ये कई भागों में, और 2010 से 2014 के बीच में पूरी एरिया कहाँ से ओरिजिन होती थी और इसके बाद कहाँ पर मिलती है, ये मानसरोवर से लेते हुए द्वारका तक, ये 2014 में ये पूरे काम को ये किया गया। लेकिन ये काम यहीं पर रुका नहीं है, इसको आगे भी बढ़ाया गया है। कई तरह के नए-नए
उपग्रह के आंकड़े आते गए और उसका उपयोग करके और भी जहाँ-जहाँ मैपिंग नहीं हो पाया था उसको भी हमने किया है। अब थोड़ा-सा आपको जो इसकी जो रिजल्ट्स है ये आपको दिखा पाएँगे। अब देखिए इस चित्र में बाईं तरफ में 2 चित्र हैं। एक है कि आप देख पाएँगे जो ऊपर के चित्र है जो है मतलब उत्तर पश्चिम की तरफ में जो रेगिस्तान के एरिया है जो व्हाइट है। अब इसी व्हाइट में जो कि आईआरएस P3 यूएस डेटा 180 188 मीटर के जो डेटा है, ये जैसलमेर का एरिया, इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरे चारों तरफ सफेद है, सफेद के अंदर सिर्फ काले-काले कुछ धब्बे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये काले क्या है, ये बेसिकली जहाँ पर इसी रेत में ही जहाँ-जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होती है, मतलब जिसमें नमी जब हो जाती है, तो वो एक डार्क कलर का सिग्नेचर देती है। तो मतलब व्हाइट में डार्क, जो कि आप आँखों से आप नहीं देख पाएँगे। आप अगर ग्राउंड में जाएँगे तो आप इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँगे। उपग्रह चित्र में इसको हम अच्छी तरह से देख पाएँगे। ठीक उसी जगह पे जैसलमेर के एरिया में आप अगर देख पाएँगे कि जिसमें कि आईआरएस लिस्ट 3 डेटा लिया गया 23.5 मीटर रेज़ोल्यूशन का डेटा। इसमें और इसी जो डार्क कलर के जो सिग्नेचर है, इसको और अच्छी तरह से आप देख पाएँगे। तो ये एक-एक छोटे-छोटे एरिया में इसको एक इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। सैटेलाइट और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इसको करते हुए अ, पूरे राजस्थान में और कच्छ तक का ये एक नक्शे बनाया गया जो कि दाहिने तरफ में दिखाया गया और ये नीले रंग का जो ये आपका जो लाइन से ड्रॉ किया गया है, देखेंगे इंडस रिवर जो उत्तर पश्चिम में जो हरा जो सिग्नेचर है, हरे कलर में दिखाया गया उधर। लेकिन ये जो रेगिस्तान वाला जैसलमेर के चारों तरफ ये कई सारे चैनलों को आप दिखाया गया है नीले रंग से। ये वास्तविकता में अभी ऊपर से आप नहीं दिख पा रहे हैं। ये इमेज प्रोसेसिंग करके ही आप ये पूरे धाराओं को आप जोड़ पाएँगे। इसी तरह से एक आप राजस्थान के एक पार्ट में आपको थोड़ा-सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप देख पाएँगे। अभी रिसेंटली 2022 में जो काम हुआ है, ये बीकानेर का एरिया, बीकानेर मतलब जिसमें कि पूरे मतलब ये रेत ही रेत है। अब अगर सैटेलाइट इमेज देखेंगे जो कि ऊपर की तरफ में इस सैटेलाइट इमेज में आप देख पाएँगे एक तरफ कैनाल है और इस कैनाल के थोड़ा-सा थोड़ा-सा दक्षिण की तरफ में आप देखेंगे, यहाँ पर एक लाल रंग की एक सिग्नेचर आपको नज़र आती है। पहले ही बताया था, वहाँ जहाँ पर कहाँ पर आपका एग्रीकल्चर होगा, कहाँ पर आपका ये जो मान लें कि पेड़-पौधे उगेंगे, जहाँ पर पानी होगा और इसको बोलते हैं एक वेजिटेशन एनोमली मतलब एक जगह रेत में ही आपको एक जगह में इतनी सारे वेजिटेशन होना, जो लाल रंग के दिखते हैं, ये अ, जो आपको पू पूरब दक्षिण पूरब की तरफ में, इसको हमने एक चैनल के रूप में मार्क किया हुआ है। अब सिर्फ ये अगर आप देखेंगे कि ये इसका अगर अ, आजकल के जो जिसको बोलते हैं डीएम, जो कांटो डीएम है, इसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर अभी रेगिस्तान ये जो चैनल दिख रही है, जो नीले रंग का दिखाया गया है, ये चैनल काफ़ी ऊँचा है और इसकी जो स्लोप जो है, ये आपका उत्तर-पश्चिम की तरफ में है। तो दैट्स मीन आज जहाँ ऊँचा है मतलब इस जगह पर, वहाँ पर आपको ये दिखते हैं। ये माना जाता है कि जो आपका पैलियो चैनल होगा, ये हमेशा एक डिप्रेशन में होगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। हम आपको आगे बताएँगे कि कैसे ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमेशा एक डिप्रेशन होने से ही डिप्रेशन उस समय रहा होगा, लेकिन बाद में ये रेत से भर जाती है। तो अगर हम कई सारे अलग-अलग ईयर में देखते हैं, कैसे हम इस नक्शे को बनाया गया है। अगर अभी देखेंगे ऊपर के ये 4 जो सैटेलाइट इमेज है, ये 1990 से 2010 और 2017 10 साल के अंतराल में हमने के 4 इसमें के टेम्पोरल डेटा सेट्स लिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर अभी ये जो चैनल हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं था। जैसे ही ये 2000 आया, थोड़ा-थोड़ा वेजिटेशन आपको दिखने लगा। 2010 में और ज़्यादा वेजिटेशन जिसमें कि वो डार्क कलर के सिग्नेचर आ रहे हैं और 2017 में और ज़्यादा डार्क कलर का सिग्नेचर है। हालाँकि क्यों ऐसा हुआ है? पहले नहीं था, अब कैसे ये उजागर हुआ है? तो नहीं था मतलब कुछ नहीं था, इम्प्रेशन नहीं था 1990 के पहले, लेकिन अब हम उसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी वेजिटेशन आ गया है।
तो ये जो वेजिटेशन एनोमली के तौर पर हम इसको एक के पैलियो चैनल को मार्क कर सकते हैं। और ये देखा गया कि ये जो चैनल है करीब 6 से 8 किलोमीटर वाइड चैनल है जो कोलायत से सरदार शहर के बीच में आती है, और ये 205 किलोमीटर लंबा चैनल है जिसको हम बीकानेर चैनल के रूप में जानते हैं। तो रेगिस्तान में इस तरह की कई सारे चैनल है जो कि बाद में इसको अ मतलब ये इसको हमने डिलिनेट किया है। तो इस तरह से जैसे राजस्थान के बारे में बताए, अब ये हरियाणा और पंजाब में भी इस तरह से एक इमेज प्रोसेसिंग करके इस सैटेलाइट इमेज से हमने ये जो पूरे 9 डिस्ट्रिक्ट से मतलब हरियाणा के उत्तर में और पंजाब के ये पूर्व पार्ट में इसको एक नक्शा ये बनाया गया। अब ये जितने भी अभी अभी तक बताया गया ये सब ऑप्टिकल डेटा है। तो हमारा एक प्रयास है, क्या हम अभी आजकल जो बहुत सारा माइक्रोवेव डेटा आ गया है, जिसमें कि 2 तरह के माइक्रोवेव डेटा आप देख पाएँगे। एक है कि सी बैंड के डेटा है जिसको रिसैट 1 से आप यूज़ किया गया है, और एक एल बैंड के डेटा। तो 2 तरह के ये माइक्रोवेव डेटा है। सी बैंड और एल बैंड में क्या होगा, सी बैंड जो है वो सरफेस मॉइस्चर को वो पिक अप कर सकता है। लेकिन एल बैंड जो है जिसका पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, इस इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द ग्राउंड सरफेस एंड इट कैन गेट दैट योर उसका सिग्नेचर। तो मतलब जो माइक्रोवेव डेटा 2 तरह के सी बैंड और एल बैंड, इस बैंड के डेटा लेके भी हम कई सारे मैपिंग किया गया, ये पंजाब में काम हुआ है। आप देखेंगे कि देयर इज कॉल्ड फ्यूजन टेक्निक्स। तो फ्यूजन प्रोडक्ट में क्या है, ऑप्टिकल डेटा ले, जैसे मान लें कि हमने लैंडसेट डेटा लिया हुआ है और उसी समय का हमने रिसर्च डेटा लिया है। इन दोनों को फ्यूज किया गया है, और अलग-अलग कई तरह के टेक्निक है, ब्रोवी टेक्निक, आईएचएस टेक्निक, पीसीए टेक्निक, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक। इसमें हम क्या करें, इसी एरिया को अब जो कि देखो ऑप्टिकल डेटा जैसे कि आपका लैंडसेट डेटा या अगर इंडिविजुअल अगर सी बैंड डेटा है, इसमें आपको उतना कॉन्ट्रास्ट नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही अपना फ्यूजन करते हैं, आपका ये जो सिग्नेचर है, डार्क कलर का सिग्नेचर, ये इसमें से आपको उसमें से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये तो जो बाईं तरफ में है, ये है कि फ्यूजन टेक्निक से ऑप्टिकल और माइक्रोवेव डेटा को आपने यूज किया है। दाहिने तरफ में भी इसी तरह से एक काम ये कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक लैंडसेट डेटा ले लिए, और एक आपका एल बैंड डेटा, मतलब एल बैंड आपको जैसे पहले बताया कि जिसमें कि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और इसमें से पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये जहाँ खासकर डेजर्ट एरिया में या यहाँ पर एटलीस्ट कुछ हद तक ये नीचे जा सकते हैं। तो नीचे मॉइस्चर को भी पिकअप ये कर सकते हैं। तो इसके भी फ्यूजन टेक्निक से आप देख पाएँगे कि यहाँ पर एक पैलियो चैनल मार्क किया गया है। और कैसे मार्क किया गया? बेसिकली हम इसको पहले हाइलाइट करते हैं। ये जो जहाँ पर ये डार्क सिग्नेचर्स को हाइलाइट करना। तो जैसे ही हाइलाइट हो जाता है, फिर आपको उसके बाद जीआईएस से टेक्निक से आप उसको मैपिंग कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ ऑप्टिकल नहीं है, ऑप्टिकल, माइक्रोवेव दोनों का अगर हम यूज़ करके हम इस चैनल्स को मार्क कर सकते हैं। अब ये है कि इस तरह के आप देखेंगे इंटर ये जो पंजाब के जो सेंट्रल पंजाब, ईस्टर्न पंजाब, इसमें हम इस चैनल को मार्क कर पाएँ। और एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक चैनल हमने देखा गया। आप देखेंगे अभी जो सतलुज नदी जो है, आज के युग में, ये सतलुज नदी ऊपर से उत्तर से आती है और फिर रूपनगर के पास, रोपड़ जिसको बोलते हैं, रोपड़ के पास ये पूरा 90 डिग्री बेंड होके पश्चिम की तरफ में बहती है। तो इस नदी के दक्षिण की तरफ में एक ये पहली चैनल जो हमने मार्क किया डार्क कलर का सिग्नेचर्स में, जिसको कि सतलुज पहली चैनल का नाम दिया गया। और इसके बाद इसी के ऊपर में हमने कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स और कुछ जो ड्रिलिंग डेटा होते हैं, जिसमें कि आप जिसमें कि मीडियम सैंड, कोर्स सैंड कहाँ पर क्या है, इसको अलग-अलग कलर से दर्शाया गया है। अब ये इसको आप अगर ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो पहली चैनल जहाँ भी है, ये सब क्या है, एक उच्च टीले के रूप में है। आप देखेंगे नीचे जहाँ खेती हुई है, ये सब लोलैंड एरियाज़ है, और जहाँ चैनल मार्क किया गया ये हाईलैंड एरियाज़ है। तो कम से कम ज़मीन से ये करीब 4 मीटर, 3 मीटर से 5 मीटर तक पे एक ऊँचाई पर ये चैनल्स यहाँ पर मार्क किया गया है। हालाँकि ये ज़मीनी हकीकत, और आपको बताइए ये सैटेलाइट इमेज में कैसे इसको प्रोसेसिंग करके इसको हमने बनाया। और ये देखा गया कि ये जो विड्थ ऑफ द पैली चैनल अ ये करीब 500 मीटर का चौड़ाई से है, और ये जिसकी जो ऊँचाई है जो करीब 4 मीटर का इसमें दिखाया गया। इसी तरह से ये अभी हमने राजस्थान दिखाया गया आपको, फिर पंजाब की तरफ में दिखाया गया।
अब हरियाणा में दिखाया और अब ये आते हैं गुजरात। गुजरात में क्या स्थिति है? गुजरात में आप जानते हैं कि गुजरात में एक बहुत बड़ा एरिया है जो नॉर्दर्न कच्छ के जिसको हम रैन ऑफ कच्छ बोलते हैं। रैन मतलब यहाँ पर पूरा नमकीन पानी है वहाँ पर जो सी वाटर हाई टाइड के समय में आ जाती है, भर जाती है। तो मतलब एंटायर एरिया इज़ सलाइन वाटर। तो हमारे मन में आया कि क्या हम यहाँ भी अगर सरस्वती नदी इस जगह से बहती थी तो क्या उसका क्या सिग्नेचर्स है? अगर हम इसमें भी ऑप्टिकल डेटा और माइक्रोवेव डेटा को यूज़ करके हमने ये इमेज प्रोसेसिंग करके इस तरह के कुछ चैनल को मार्क किया गया है। और चैनल का सिग्नेचर इस तरह से है कि ये जहाँ-जहाँ से ये चैनल ये दिखाया गया है, ये एक्चुअली इसको एक ऊँचे जैसे कि अब ये राजस्थान में दिखाया था, उस तरह से पंजाब में भी दिखाया है। ये एक के ऊँचे धार है जिसको वेट ज़ोन बोलते हैं और निचले जो एरिया है उसको मड फ्लैट बोलते हैं और जो ऊँचे वाला एरिया है जिसको बेड ज़ोन। और ये देखा गया ज़मीनी मतलब अगर आप वहाँ पर जाएँगे तो ये करीब 4 से 5 मीटर के एक ऊँचाई पर ये एंटायर बेड ज़ोन जो है इस तरह से दिखाया गया है। तो इसी अ ये ज़मीनी है हम लोग वहाँ जाके इसको डेटा को मतलब हमने दिखाया कैसा दिखता है, क्या सिग्नेचर है और सैटेलाइट इमेज से इस पूरे मैपिंग को किया। सिर्फ मैपिंग करना नहीं है, इसके बाद जो ग्राउंड वैलिडेशन होता है, ग्राउंड में कैसे ये दिखते हैं, तो उसमें हमने जहाँ-जहाँ पहले चरण ये मार्क किया गया है, इसमें कुछ वहाँ पे जो लोकल जो अथॉरिटी है, उनको हमने दिया गया है, बाबूल आप ड्रिलिंग कीजिए, तो 4-5 ये जो ड्रिलिंग किया गया इसी चैनल के ऊपर में, ये और इसमें से सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी बात है कि जैसे ही चैनल के अंदर में जैसे ये कुछ मार्क किया गया जैसे गेंडा और खरदोई जो तो ग्रीन कलर में मार्क किया गया है। तो इसमें क्या है, ये आर्टिसियन ऑयल की तरफ है, मतलब ये स्पॉन्टेनियसली पानी इसमें निकल रहा है। इस चैनल के अंदर में ये ड्रिलिंग किया गया था और इसकी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, ये इतनी तो खारा नहीं है, लेकिन हालाँकि ये 2000 के आसपास के जो टीडीएस है, जिसको टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स बोलते हैं। तो ये दिखा है कि जो चैनल के ऊपर है, इसकी एक अच्छी जो एक आर्टिसियन वेल की तरफ में हम इसको देख पा रहे हैं और यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये जो अभी जो आर्टिसियन वेल बनने का जो क्यों इसमें से स्पॉन्टेनियसली पानी निकल रहा है, ये क्या हुआ कि जैसे कि एक देयर वाज़ एन अर्थक्वेक और उस समय एक अल्लाह बंड बना था, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक रिजोरस सेकिंग के कारण यहाँ पर ये जो नदी थी, ये ट्रैप हो गया है और इसी का पानी इसमें से बह रही है। अब हम आते हैं अब ये तो हमने आपको दिखाया कि ये जो अ, अलग-अलग राज्य में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में किस तरह से चैनल को मार्क किया गया। अब अगर देखें कि चैनल क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पैलियो चैनल मतलब ये कि डिप्रेशन होता है, मतलब कि जिसमें कि जहाँ थोड़ी गहरा है, छिछला है, उस जगह में ही ये होनी मतलब ये चैनल बहती हो। लेकिन ऐसा कोई ये ज़रूरी नहीं है। हमने जब ये देखा कि जो टेम्पोरल डेटा सेट्स मान लीजिए कि एक पंजाब के एरिया में हम दिखा रहे हैं 1984 अब ये जो ब्लू कलर के मार्क किया गया है, ये तो हम बाद में मार्क करेंगे। आप इसको बस बिना मार्क किए हुए अगर आप देखेंगे कि 1984 के एक तस्वीर लिया गया पंजाब के पार्ट में ये और 10 साल के अंतराल में 1994, 2004, 2014 तो 10 साल पिछले करीब 84 से 2014 मतलब 10, 20, 30 साल के अंदर में क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? अब देखेंगे कि ये जो पुरानी जो सैटेलाइट इमेज है, जो कि आपका इवन गूगल में जाके हिस्टोरिकल इमेजेस होती हैं, उसको लेके आप देख सकते हैं। इसमें आप देख पाएँगे कि जहाँ-जहाँ चैनल है, यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। ब्राइटनेस मतलब ये उस समय क्या कि यहाँ पर रेत के फॉर्म में होती थी, यहाँ पर खेती नहीं होती थी। जहाँ डार्क है, ग्रीन कलर के हैं, वहाँ पर खेती होती थी। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, जैसे फिर 94 में भी आपको उस तरह के दिख रहे व्हाइट, जैसे 2004 और 2014 में आएँगे, ये जो व्हाइट सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर एकदम पूरी गायब हो गई। दैट मीन्स जहाँ-जहाँ चैनल थी सब पूरा पेनी प्लेन हो गया है। मतलब इसको ये पंजाब में इतना एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है कि ये जितनी भी ऊँची है इसको काट के इसको ज़मीन ज़मीन बना दिया गया है। तो अब सैटेलाइट इमेज में इस तरह के कोई सिग्नेचर नहीं मिलेगी। आज के ज़माने 2014, 2024 चले जाएँगे तो उसमें आपको एकदम नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगह में मिलेंगे। तो पुरानी अगर सैटेलाइट तस्वीर देखेंगे तो उसमें ये चैनल का सिग्नेचर इसमें एकदम इंटैक्ट था। ये चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इससे टेम्पोरल इमेजेस से।
अगला देखेंगे तो इसी पंजाब में अगर हम देखेंगे कि ये जो चैनल थी, ये देखेंगे ये हाईलैंड है, 3 से 4 मीटर की हाइट पर है और लोलैंड एरियाज़ जो जहाँ पर खेती होती है। इसी तरह से राजस्थान में देखेंगे, जो दाहिने तरफ में दिखाया गया टीले हैं और यहाँ पे खेती हो रही है, ये सब हाईलैंड एरियाज़ है। और इस तरह से गुजरात में भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पर पेड़ ज़ोन एरिया है, ये भी ऊँचा है जिसको कि और जो कि आस-पास के जो मडलैंड बोलते हैं या लोलैंड एरिया, जो रन ऑफ कच्छ में आपको इस तरह से दिखती है। और एकदम क्लोज़ अप एक फोटोग्राफ दिखाते हैं उसी कच्छ एरिया का, देखेंगे ये 3 से 4 मीटर ये पूरे व्हाइट कलर के है और सैंड का बॉडी है, तो सैंड मतलब रेत, रेत मतलब कहाँ से बही होगी, कैसे आई होगी? समुद्र से तो नहीं होती है, समुद्र से क्या होगा आपका ये मिट्टी होती है जिसमें कि ऊपर उसका आपको क्ले मटेरियल होते हैं। लेकिन ये जो ऊँचा दिखा गया हाईलैंड एरियाज़ में, यहाँ पर क्या है रेत आपको दिख रहा है। तो रेत मतलब क्या होता है कि ये रेत कहीं से किसी नदी से बही हुई रेत है और ये अभी चूँकि ये रेत जो है, जो कण है थोड़ा-सा भारी है मतलब इसका जो डेंसिटी थोड़ा हाई है, इसलिए ये क्या है स्टैंडिंग बॉडी के रूप में अभी रह गया। लेकिन बाकी एरिया में जो इसका आस-पास के एरिया जो जहाँ से जैसे कि क्ले मटेरियल है, जिसको मड मड फ्लैट बोलते हैं, ये आपका लोलैंड एरिया में रह गया है। तो हम तो मतलब ये हुआ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पैलियो चैनल जो है हमेशा एक डिप्रेशन में बने। आज की स्थिति में कम से कम ये कई एरियाज़ में ये क्या ऊँचे चूँकि ये रेजिस्टिव बॉडीज़ है, सैंड इज़ अ रेजिस्टिव बॉडी, इसके तौर पर ये ऊपर ये इस तरह से रह गई है। तो अब इन इन तमाम ये जो अध्ययन हुआ है, ये जो अलग-अलग सैटेलाइट में ये तस्वीरें, फ्यूज़न टेक्निक्स, ऑप्टिकल, माइक्रोवेव डेटा और इसको लेते हुए, अब हम इसको एक इंटीग्रेटेड पैलियो चैनल मैप बनाए हैं, जिसमें कि जिसको मानसरोवर आप देख पा रहे हैं, उत्तर तिब्बत के पास है मानसरोवर लेक, आपने सुना होगा, ये दिखाया गया इस तरह से। और इस जो धाराएँ हैं, ये एक तरफ तो सतलुज नदी के रूप में जाती है और एक बंदरपुंज ग्लेशियर है, वहाँ से यमुना के रूप में जाती है और सरस्वती और दृषद्वती ये दोनों मिलके राजस्थान की तरफ से होती हुए वैदिक सरस्वती के नाम से जिसको हम जाने जाते हैं और ये रन ऑफ कच्छ में बेट द्वारका तक जाते हैं। तो ये तमाम काम जो एक दिन में नहीं हो पाता है, ये करीब 20 से 30 साल के अंदर में एक-एक छोटे-छोटे एरिया इसको सिलेक्ट किया गया, अलग-अलग डेटा लिया गया, फील्ड एविडेंस कलेक्ट किया गया और इन सभी को लेते हुए एक इंटीग्रेटेड पैलियो चैनल मैप की तरह बनाया गया। अब बात ये है कि इस चैनल है या नहीं है, इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? इसके लिए जैसे कि मान लीजिए आप एक चैनल बनाते हैं, तो इसमें आप कुछ चीज़ें की ड्रिलिंग कीजिए, ड्रिलिंग करने पर आप जैसे कि 19 2000 में जब ये राजस्थान में ये जो पैलियो चैनल का नक्शा हुआ है, उस समय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और राजस्थान के ग्राउंड वाटर बोर्ड ने दोनों मिलके करीब 24 कुएँ खोदे हैं और ये पाया गया कि इसमें जो ड्रिलिंग जो जो ड्रिल साइट्स जो है इस चैनल के अंदर है, इसमें इसका जो टीडीएस है, जो टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, ये 900 से 1000 पीपीएम है, जो कि एक पीने योग्य पानी के रूप में देखा जाता है। लेकिन जैसे ही ये जो ड्रिलिंग साइट बाहर है, इसका टीडीएस करीब 2000 से 6500 मतलब बहुत ही खारा पानी है, ये देखा गया। और सबसे बड़ी जब ड्रिलिंग जो कोर सैंपलिंग किया गया, इसमें दिखाया कि जो इसमें जो बजरी जो है मोटे रेत मतलब कि जो कोर्स सैंड के रूप में पाया गया और जो इंडिकेट करता है, ये कहीं नदी से ये बहा कर ले गए। रेगिस्तान में आपको 2 तरह के सैंड मिलेंगे। एक है कि एओलियन सैंड जो कि हवा से उड़ के या हवा के द्वारा ये डिपॉज़िट होता है और एक होता है फ्लूवियल डिपॉज़िट जो नदी के रूप में। तो नदी के रूप में दोनों का डिस्टिंग्विशिंग क्या है? नदी में जो होता है रेत ये गोलाकार होते हैं, जो हवा से आती है, ये इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, इर्रेगुलर शेप होता है। दोनों में आप इस तरह से डिस्टिंग्विशिंग कर पाएँगे। और ये जो पैली चैनल्स है, राजस्थान के इस क्षेत्र में ये करीब 20 से 40 मीटर की गहराई पर ये पानी मिला है। अब देखें कि ये कई सारे ये तस्वीर है उसी राजस्थान के ही, ये कंप्लीटली डेज़र्ट एरिया है और एक बार 2012 में एक बार इस तरह से एक अचानक ऐसे ही पानी आना शुरू हो गया जिसको कि आर्टिसियन वेल के रूप में जाना जाता है। इसमें एक ड्रिल किया एकदम जिसको कि एक तनोट करके एक जगह है बॉर्डर इंटर पाकिस्तान बॉर्डर में, जहाँ पर ये ड्रिलिंग किया गया था और इसमें इतना अच्छा मीठा पानी है, जो कि आज भी लोग वहाँ पीते हैं। तो
पूरे रेगिस्तान में खारा पानी और उस चैनल में जहाँ पर है तो उसमें मीठा पानी मिलना कुछ संकेत करता है। इस तरह से ओएनजीसी ने भी कुछ ड्रिलिंग किया था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सफलता मिली है। कई सारे ड्रिलिंग डेटा देके इसमें से अच्छे पानी मिले हैं। अब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ़ उपग्रह चित्र से नक्शा बनाना काम नहीं होता। इसके बाद है कि ज़मीन में मतलब नीचे कितनी गहराई पर, किस लेवल पर आपका यहाँ पर आपको मतलब ये ग्राउंड वाटर मतलब भूजल आपको मिलता है। इसके लिए आपकी जो नई जो टेक्निक है, आजकल 2 तरह के टेक्निक हो सकते हैं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार बोल सकते हैं और एक है रेजिस्टिविटी। लेकिन ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार में ये देखा गया है कि इसमें करीब इसका जो डेप्थ है, ये करीब 15 मीटर तक जा सकती है। लेकिन बहुत सारे एरिया में जैसे राजस्थान हो, गुजरात हो, यहाँ पर करीब 50 मीटर से नीचे आती है, 50 से 100 मीटर। तो उसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर अच्छी तरह से काम नहीं करता, इनका पेनिट्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन रेजिस्टिविटी सर्वे इसमें से आप काफ़ी गहराई तक जा सकते हैं। जैसे कि ये एक एरिया जो है हम आपको दिखा रहे हैं, बीकानेर के पास ही है। तो इसमें ये रेजिस्टिविटी सर्वे मतलब आपको एक करीब 100-200 मीटर पर आप अलग-अलग इलेक्ट्रोड डालेंगे तो इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल इलेक्ट्रोड दोनों को मेज़र करके जितनी करंट पास करेंगे, फिर वो ज़मीन से होते हुए फिर ऊपर आती है, फिर उसका पोटेंशियल हम मेज़र करते हैं। इसमें एक टोमोग्राम जनरेट कर सकते हैं, 2D टोमोग्राम और ये करीब 150 मीटर नीचे तक का गहराई तक का ये पूरा पता लगाता है। और इसमें से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, कहाँ पर जो जहाँ पर कंडक्टिविटी अच्छी होगी उसकी तो उसकी मतलब रेजिस्टिविटी कम होगी, तो आप ब्लू कलर में शो कर सकते हैं, जहाँ इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ पर ड्राई है या सॉलिड है, वहाँ पर रेजिस्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है। तो इसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि किस गहराई पर पानी है, किस गहराई पर सैंड है, कहाँ पर मॉइस्चर है। तो रेजिस्टिविटी सर्वे जो एक अच्छी टेक्निक है, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। ये राजस्थान के हरियाणा के जो ये नक्शा है आपको दिखाया गया है, ये नक्शे बनाने के बाद हमने हरियाणा के एक सब हरियाणा सरकार के ही एक डिपार्टमेंट है जिसको हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं, उनको नक्शा दिया गया है और उन्होंने करीब 10 ड्रिलिंग किया गया और इसमें ये पाया गया था ये जो ड्रिलिंग करीब 200 से करीब 500 मीटर तक का डेप्थ पर है और एक हाई डिस्चार्ज वाली जो आपको उसमें मतलब डिस्चार्ज जो है काफ़ी अच्छी मतलब उनको मिला है और ये क्वालिटी भी जो है बहुत अच्छी मिली है। तो मतलब हमारा ये जो नक्शा है इसको लेते हुए ओएनजीसी और ये जो हरियाणा सोशल डेवलपमेंट बोर्ड जो है दोनों मिल के ये काम किया है। इससे ये लगता है कि हमने जो सैटेलाइट उपग्रह चित्र से जो अ, मैपिंग करते हैं, जो नक्शे बनाते हैं, ये कितनी हद तक सही है। इसी तरह से पंजाब में भी जैसे कि एक एरिया है बरनाला डिस्ट्रिक्ट्स में, तो यहाँ भी इस तरह से रेजिस्टिविटी सर्वे किया गया एंड ये करीब ज़मीन से करीब 30 मीटर नीचे एक अच्छे सैंड बॉडी मिले हैं जिसमें कि आपका ग्राउंड वाटर क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आपको मिली है। ऊपर उतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन एक गहराई तक 30 से 40 मीटर के नीचे आपको ये मिला है। इस तरह से रन ऑफ कच्छ में आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो यहाँ भी एक एरिया में जहाँ पर ड्रिलिंग किया गया। रन ऑफ कच्छ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ऊपर जो है, जो पानी या उसका जो क्योंकि ये हाई टाइड से जो समुद्र की पानी आती है, इसका जो टीडीएस होता है ये करीब 10,000 से 14,000 पीपीएम के होते हैं। तो ये तो पानी पी नहीं सकते और आप जानते हैं कि हमारे जो रन ऑफ कच्छ में करीब इतनी बड़ी लंबी जो बॉर्डर है, ये हमारे आर्मी और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ये दोनों मिल के हमारे इसको सेफगार्ड करते हैं। तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है, क्या हम इस तरह से कुछ हम अच्छे सोर्स ढूँढ सकते हैं? हाँ, हमने कोशिश किया है। हमने एक 2 जगह में जो ड्रिलिंग किया गया, एक गैंडा आप देख पा रहे हैं, जैसे गंडा एंड करतोई। ये पूरा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में है और यहाँ पर हमने चैनल मार्क किया गया था और उसी चैनल के ऊपर में जब ड्रिलिंग किया गया, ये पाया गया कि ऊपर तो ये काफ़ी सलाइन वाटर है, लेकिन उसके नीचे जो है आपका ये जो है एक स्वीट वाटर की एक हॉराइज़न आपको मिला है। ये करीब 100 मीटर नीचे का डेप्थ पर है। तो एक इस तरह के वर्जिन एरिया में इस तरह के जो एरिया जहाँ पर एकदम खारा पानी होता है, वहाँ पर आपका जो वाटर क्वालिटी थोड़ा-सा ब्रैकिश तो है, लेकिन ये इसको थोड़ा डिसैलिनेशन करके इसको पीने योग्य कर सकते हैं। तो ये ज़रूर हमारे जो आर्मी और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है,
इनके लिए वरदान के रूप में इसको ये देख देख सकते हैं। तो अब ये है कि हमने ये देखा कि उपग्रह चित्र का नक्शा और इसका जो ग्राउंड वैलिडेशन जो है, ये हमने देख पाया कि इससे कैसे हम ज़मीन में अंदर कितनी गहराई तक इसको हम पानी के बारे में बता सकते हैं। अब है कि ये पैलियोजेनल और एक जो हमारी सरस्वती सभ्यता जो है, जो सिविलाइजेशन हमारी थी, इसके बारे में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। अब देख जानते होंगे कि हमारे पास एक जो उत्तर भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 जगह पर पहले से एक्सकवेशन हुई थी। ये 1920 में हड़प्पा को एक्सकवेशन हुआ है। इसके बाद कालीबंगा एक अ, जो राजस्थान के पार्ट है 1961-69 में बीबीलाल साहब ने किया था। और एक मोहनजोदड़ो जो है आर डी बनर्जी ने करीब 1922 में इन्होंने ये खोजा था। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो आज ये इंडस रिवर के पास है। लेकिन ये कालीबंगा बोलिए, राखीगढ़ी बोलिए, बिरहाना, लोथल, ये सभी इंडियन पार्ट में आते हैं। सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो 2 एरिया है, जो कि पहले खोदा गया है, ये पाकिस्तान में आता है और ये इंडस नदी के पास है। तो ये कई तरह के आपको इस तरह की जो हमारे पुरानी पुरातात्विक स्थल्स जो है अलग-अलग जगह में हरियाणा के कुनाल, बिराना, बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, धोलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। तो अलग-अलग जगह में आपको इस तरह की सभ्यता मिलती है। अब देखते हैं कि हमने जो नक्शा बनाए हैं, जो पैलियोजेनल के नक्शे, इसके साथ में और ये जो सभ्यता की इनकी जहाँ-जहाँ इसके स्थल है, पुरातात्विक स्थल, क्या हम कोई रिलेशनशिप देख पा रहे हैं? यस। अब देखेंगे कि ये एक पूरे उत्तर भारत के नक्शे हैं और इसमें अगर हम पूरे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अगर अलग-अलग कैटेगरी में, अलग-अलग पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन तक मतलब अगर हम इसको अगर अलग-अलग कलर से शो करते हैं, ये जीआईएस में आप ये किया सकते हैं और इसमें से क्योंकि हमारे पास सभी पीरियड्स के नाम होते हैं, इस नाम को हम कैटेगराइज़ कर देते हैं। तो ये देखा गया है कि ये एक हमारी जो सरस्वती नदी जो पंजाब हरियाणा से निकलती है, पंजाब हरियाणा में बहुत सारे मतलब आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। फिर ये नीचे राजस्थान और पार्ट ऑफ ये जहाँ पर हमने नक्शे बनाए, ठीक उसी नक्शे के ऊपर में आता था। जहाँ पर पैलियोजेनल है, जहाँ वाटर फ्लोइंग थी, वहीं पर आपका ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलते हैं। दैट मीन्स देयर इज एक एफिनिटी है दोनों के रिलेशनशिप में। मतलब जहाँ पानी है, वहाँ पर सभ्यता। तो इस तरह से देखा गया। सबसे बड़ी इसमें डिफरेंस क्या है? जो अर्ली और प्री हड़प्पन है, इसकी जो आप इसके जो सिंबल आप देखेंगे, ये पाकिस्तान के पार्ट में है, मतलब इंडस रिवर के पश्चिम की तरफ में। लेकिन एक बड़ी संख्या में ये जितने भी आपका ये जो अ, हड़प्पा के जो सभ्यता के जो स्थल है, ये हर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात में मिलती है। तो इससे लगता है कि इतना बड़ा मैग्नानिमिटी होना, इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ पर विकसित होना इंडिकेट करता है कि ये रिवर कितनी मैग्नानिमिटी जो आजकल के गंगा के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन तो उस समय थी, लेकिन आज ये लुप्त हो गई है। लेकिन हम इसको इससे सैटेलाइट उपग्रह चित्र से लेते हुए हम इसको मार्क कर सकते हैं। अब देखेंगे कि अगर एक नक्शे में ये अर्ली हड़प्पन का कितनी बड़ी एरिया थी, जिस समय की पहले जो हड़प्पा शुरू हुई थी उसके बिगिनिंग पार्ट में। जैसे मैच्योर हड़प्पन हो गया, ये एंटायर उत्तर-पश्चिम भारत में तो फैला ही था और कुछ गुजरात के पार्ट में ये फैला हुआ। लेकिन लेट हड़प्पन जैसे-जैसे धीरे-धीरे पानी सूखते गया, पानी कम होते गया, उस तब वो क्या है उत्तर की तरफ हिमालय की तरफ में बढ़ते गए क्योंकि हिमालय से निकलती थी तो हिमालय की तरफ में थोड़ा पानी मिला लेकिन नीचे रेगिस्तान में आपको पानी नहीं मिला। तो आपको ये जो क्लस्टर ऑफ ऑल दिस सेटलमेंट्स है, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एरिया कितनी है, किस तरह से आप दिखा सकते हैं, ये आपको इस नक्शे में दिखा गया है। अब आते हैं थोड़ी-सी एक पंजाब हरियाणा में ये जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक अगर हम मानते हैं कि सरस्वती नदी, तो आजकल के आप देखेंगे कि सतलुज नदी जो है, ये आपका हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब की तरफ में आती है, रूपनगर के पास होते हुए एकदम पूरा वेस्टर्न टर्न लेके फिर ये इंडस रिवर में मतलब सिंधु नदी में मिलती है। और
लेकिन इसके सिर्फ रूपनगर के दक्षिण में एक मोटी रूप में एक वैल्यू चैनल हमें मार्क कर सकते हैं, जिसको कि सतलुज वैल्यू चैनल के रूप में जाना जाता है। अब बात है कि ये वैल्यू चैनल थी, नहीं थी, इसमें क्या कहेगा ये मतलब जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दे कलेक्टेड सैंपल इसी जगह से, इसी सतलुज वैल्यू चैनल के ऊपर, और इसमें ये पाया गया कि देयर वाज़ अ रिवराइन सीक्वेंस, जिस समय कि ये पूरा फ्लैट प्लेन था, फ्लूवियल सिल्ट, सैंड था, और इसमें ये इंडिकेट करता है कि इस समय नदी यहाँ से पहले दक्षिण की तरफ में बहती थी, बाद में कुछ कारणों से टेक्टोनिक के कारण रूपनगर से ये पूरा पश्चिम की तरफ में मुड़ गई। इसी तरह से एक ये भी बताया था कि जो यमुना जो है, ये नदी जो है पहले दिसबत्ती के रूप में हरियाणा के जींद और हिसार होते हुए ये सरस्वती इसी पैली चैनल पर मिलती थी। लेकिन ये ये डाइवर्ट होके यमुना अभी जो है आपका अ, यमुनानगर होते हुए ये फिर दिल्ली और आगरा होते हुए फिर ये इलाहाबाद में मिलती है। तो इसके बारे में आप देखें कि इसके बारे में कि जो कई सारे सैंपल कलेक्ट किया गया, कई सारे ड्रिलिंग किया गया, और इसके बेसिस पर हम पूरे ये जो सरस्वती नदी का इवोल्यूशन के बारे में हम इसका निचोड़ कर सकते हैं। ये हमारे जो कंपाइलेशन है, ये अलग-अलग लोगों ने जैसे-जैसे डेटिंग किया गया और उनका क्या फाइंडिंग्स है, इसको एक कंपाइलेशन आप देखेंगे कि जैसे कि सरस्वती रिवर एक करीब 20 से 80 साल पहले, 20-80 हज़ार साल पहले सरस्वती वाज़ पेरिनियल, और ये कोई हायर हिमालय से ये ट्रांसपोर्ट होती थी। फिर अब ये देखिए अलग-अलग चटर्जी एट अल ने 2019 में ये ओएसएल डेटिंग ये दिया गया था, या आर्गन-आर्गन ये जो रेशियो इस तरह से जियोलॉजिकल डेटिंग्स बोलते हैं। इसके तौर पर इन्होंने ये इंटरप्रिटेशन की। फिर 10,000 से करीब 50,000 साल पहले क्या था, सतलुज वाज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्लूवियल सेडिमेंट्स। उस समय सतलुज वाज़ द मेन रिवर, जो मेन कंट्रीब्यूटर। फिर क्या हुआ, 11,000 से 15,000 पुराना क्या है, इस समय सतलुज वाज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर व्हिच वाज़ जॉइनिंग विद द घग्गर रिवर। तो ये जो नदी जो सतलुज, ये घग्गर में जाके मिलती है। घग्गर जो है, ये चंडीगढ़ के पास से निकलती है और पंजाब, हरियाणा होते हुए ये नीचे राजस्थान की तरफ जाती है, और सतलुज भी इसी इसी नदी में जाके मिलती है। और 5,000 से 10,000 साल पहले ये क्या हुआ कि ये जो कई सारे लोगों ने काम किया, सिंह एट अल 2017, अजीजी, खुंडे, पति, ये अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरह के डेटिंग किए गए। इन्होंने ये दिखाया कि ये जो सतलुज पैलियो चैनल क्या हुआ, इस 5,000 से 10,000 साल पहले ये सीज़्ड हो गई, ये मतलब वहाँ से एकदम पानी एकदम बहना बंद हो गया, और ये कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। और ये जो करीब आप ये बता सकते हैं कि 4,500 साल पहले सतलुज और घग्गर दोनों एकदम अलग हो गया। दिस इज़ द ब्रेकअप ऑफ दिस, इन्होंने चटर्जी एट अल 2019 में बताया गया। और बाद में क्या हो गया कि ये घग्गर रिवर भी ये सूख गई है, जो कि 3,400 से 4,300 साल पुराना, और करीब अ, 1,400 से 2,900 तक का उस समय क्या हुआ, सरस्वती नदी कंप्लीटली ड्राई अप हो गया। तो एक ये पूरी जो हिस्ट्री है, कब ये सरस्वती पेरिनियल थी और कब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सूखती गई, इसको अगर हम एक साथ कंपाइल करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं सरस्वती नदी की प्रवाह आयु जो है, कम से कम 12,000 से 18 साल पुराना है। इतनी पुरानी, जो कि बहुत सारे लिटरेचर में आप पाएँगे कि ये 6,000 साल पहले फ्लो होती थी और 3,000 में लुप्त हो गई। लेकिन ये जो नए जो आंकड़े हैं, ये अभी 2000 रिसेंटली जो आए हैं, अ, तो इसके अनुसार कम से कम इसको 12,000 साल पुराना, हम 12,000 से 18 साल पुराना हम इसको मान सकते हैं। अब है कि ये जो अ हमने इतनी सारे जो काम हुआ है पूरे सरस्वती वैली चैनल का मैपिंग, इसको जनरल पब्लिक के लिए जो इतने पार्टिसिपेंट्स है, इसके लिए हमने एक सरस्वती पोर्टल बनाया गया, जो एनआरसी हैदराबाद के जो भुवन पोर्टल है, इसमें ये लिंक दिया गया है। आप लोग इस लिंक में क्लिक करके, या भुवन पोर्टल में जाने पर आप वहाँ पर सरस्वती की जो पहली चैनल का पोर्टल है उसमें क्लिक करेंगे, तो आपको इतनी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। इसमें आप कौन-कौन सा सैटेलाइट डेटा यूज़ किया गया है, कौन-कौन सा जीआईएस डेटाबेस उसमें अवेलेबल है, ग्राउंड
डेटा क्या-क्या यूज़ किया गया है और क्या-क्या एनालिसिस वगैरह जो है, ये सभी चीज़ें इसमें दिया गया है। और सबसे बढ़िया है कि इसमें आप कई सारे रिपोर्ट्स हैं जो कि आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। आप उसको कोई आगे की जो रिसर्च होगी उसमें आप यूज़ किया किया जा सकता है। तो एक पोर्टल के माध्यम से सरस्वती पहली चैनल को हमने दर्शाया गया है और ये अ, जनरल पब्लिक के लिए है। आप लॉगिन करके आप उसमें से आप इसको देख सकते हैं। अब यह है कि हम थोड़ा कंक्लूज़न की तरफ में आते हैं। अब देखें कि ये जो खोई हुई सरस्वती नदी है, इसको जो लॉस्ट सरस्वती रिवर बोलते हैं। पहले क्या था कि हमारा का जो साइंटिफिक डेटाबेस, जो वैज्ञानिक डेटाबेस है, इसमें बहुत कमी थी। स्पोरेडिकल डेटा सेट्स मिलती थी, बहुत मतलब पूरी सही ढंग से जीआईएस रूप में नहीं था। तो जीआईएस के इसको हम अगर बना सकते हैं, तो एक के ऊपर एक हम लेयर्स में डाल के उसमें से कई सारे इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। तो डेटाबेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये जो कम से कम 90 2000 के पहले की जो स्थिति थी, इस समय ये सटीक सरस्वती नदी के मार्ग को अ, ये करना और इसको इंटरप्रिटेशन करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन बाद में जितने भी ऑप्टिकल, माइक्रोवेव और अलग-अलग तरह के रिज़ॉल्यूशन के डेटा जो हमारे पास उपलब्ध हुआ, इसकी तरह से हम इस पूरे एरिया का जो मैपिंग जो है, इसको हमने ये कर पाया है। और इसरो अलग-अलग केंद्र में इवन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद है, इन्होंने भी के पहले शुरुआत किए थे। बाद में जोधपुर सेंटर जो हमारे इसरो एनआरसी के अंडर में आती है, इसमें पूरे ये काम को एक दिखाया गया है। तो सरस्वती अभी आपको एक पूरे मिनट से मिलते हैं और इसमें कई सारे लोगों ने काम किया है। आप देखेंगे कि अलग-अलग विभिन्न लेखक को जो उन्होंने यूज़ करके जो पैलियो चैनल का मानचित्र बनाया है। जैसे बहुत पहले 1971-80 में घोष और यशपाल जी वाज़ फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो 1980 में पहली बार इन्होंने लैंडसैट का डेटा यूज़ करके ये पैलियो चैनल को उन्होंने कुछ हद तक मार्क किए थे। फिर सूद सहाय, बकलीवाल ग्रोवर, फिर इस तरह से कई सारे लोग इवन रजावत नारायण इन्होंने भी कई सारे ऐसे नक्शे बनाए 2000 के आसपास में। बाद में 2000 के बाद ये 2001 से लेते हुए गुप्ता भद्र मतलब मैं अपना इसमें जुड़ गया था और इस पूरे काम को हमने कंप्लीट किया है और 2022 तक हमने ये काम करके पूरे एंटायर जो पैलियो चैनल मैपिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को हमने करीब-करीब कंप्लीट कर दिया। ये कई सारे प्रकाशन हैं। एक सरस्वती पैलियो चैनल पर आप देखेंगे दैट मीन्स फ्रॉम 2004 से 2022 के बीच में कई सारे पब्लिकेशन और भी पब्लिकेशन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस को दिखा रहे हैं, ये आप ये पढ़ सकते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि सरस्वती नदी और सभ्यता के ऊपर में कितनी सारी पुस्तकें लिखी गई, जैसे 99 में जो है बीपी राधाकृष्ण साहब ने लिखा है, एसपी गुप्ता जी ने लिखा है द सरस्वती वैली सिविलाइजेशन में। एक हमारे के.एस. वाल्दिया साहब थे, ये बैंगलोर में इन्होंने के सरस्वती पर एक किताब लिखी हुई है। पीवी लाल साहब ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में थे, इन्होंने एक सरस्वती पर किताब लिखी हुई है। एस कल्याण रमन इन्होंने लिखी हुई है। फिर इस तरह से दिलीप चक्रवर्ती ये यूके में रहते हैं, इन्होंने भी इसी सरस्वती पर एक किताब लिखी है। माइकल डेनिनो लॉस्ट सरस्वती रिवर के ऊपर में लिखी है। फिर हमने 2014 में हमने जो है एक इंटर ये जो काम है इसको एक अ जो सरस्वती का इंटीग्रेटेड स्टडी है, इसको अपने ऑल वेबसाइट्स में आप इसको मिलेंगे। ये पुस्तक तो नहीं है बट इट इज़ ए रिपोर्ट व्हिच इज़ अवेलेबल ऑल एकेडमिया में आप इसको मिल जाएँगे। आप कोई सर्च करेंगे, यू विल गेट दैट एंटायर रिपोर्ट जो कि कोई भी जो भी पार्टिसिपेंट है, जो इंटरेस्टेड है, दे कैन एबल टू सी। इसका केस वालिया साहब ने भी एक और पुस्तक लिखी 2016 में, फिर आचार्य साहब 2020 में इन्होंने लिखे हैं। बख्शी साहब जीडी बख्शी जनरल जीडी बख्शी साहब ने भी एक 2020 में किताब लिखी है और 2022 में परमियन आदित्य। तो मतलब इतने विद्वान लोग अ, कई सारी किताबें इस सरस्वती पर लिखी है। तो मतलब इस ये कोई ऐसा मिथक नहीं है, ये कोई साइंटिफिक आंकड़े कलेक्ट करके ही इनको कंपाइल करके अलग-अलग ढंग से लोगों ने इस किताब को लिखी है। और फाइनली भारत सरकार इन जो हमारे जो काम है ये सरस्वती पैलियो चैनल का जो काम है, इसको स्वीकृति दी है और इसमें
एक कमिटी उन्होंने बनाई थी, जिसमें कि मैं भी इसमें के कमिटी के मेंबर थे, और इसमें एक रिपोर्ट था 2016 में। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने इस रिपोर्ट को पब्लिकली, इट इज नाउ अवेलेबल इन देयर वेबसाइट। 2016 में आप इसको देख सकते हैं। और इस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इस जो इसरो के इस काम को एंड अदर्स जो उन्होंने काम किया है, सबको इसको रिकॉग्निशन लेके दिए हैं। लेकिन काम यहीं पर नहीं रुका है, इस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं और एनकरेजमेंट मिल रहा है। और एक 2014 में एक बड़े अच्छे स्टेटमेंट दिया है, तो सरस्वती इज नॉट ए मिथ बट साइंटिफिक एविडेंस इज नाउ अवेलेबल टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस। यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, दैट मीन्स केंद्र सरकार के जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया ये अभी मिथ नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है, और ये सत्यता है जिसमें कि साइंटिफिक एविडेंस ये दिया गया है। तो मतलब आज हम ये नहीं बता, ये कहना सही नहीं है कि ये मिथ्या थी। तो हमने साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पर कैसे इसको बनाया गया है, कैसे नक्शा बनाया गया, कैसे इसको इसकी क्या सभ्यता थी, क्या स्थिति थी, उपग्रह चित्र से लेते हुए ग्राउंड वैलिडेशन। अब इसका कहाँ-कहाँ उपयोग कर सकते हैं सरस्वती पहली चैनल को, सार्वजनिक हो जाता है। एक तो एक ग्राउंड वाटर में, जहाँ जल की कमी होती है, वहाँ पर खासकर राजस्थान डेजर्ट एरिया में इसको यूज़ किया सकता है। रिचार्ज के लिए यूज़ हो सकता है। सरफेस वाटर के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। पर्यटन क्षेत्र में आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में मंदिर और तीर्थ स्थल ये बने हुए थे। ये बहुत पुरानी है, मतलब जिस समय से नदी थी उसके पास ये बनी हुई थी, और इसमें पिंडदान होती है, अस्थि विसर्जन भी, मुंडन आदि का काम भी होती है। आजकल तो हम हरिद्वार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उस समय ये सरस्वती नदी के किनारे ही ये सब किया जा सकता है। दैट मीन्स ये मान्यता, और लोगों में जो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं इनको मानते हैं, अभी भी ये है। तो इसमें तो पर्यटन क्षेत्र में इसको हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं, और वैदिक सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है इसको और भी उजागर कर सकते हैं। जो भी कुछ नए पुरातात्विक स्थल है इसको खुदाई किया जा सकता है। तो अब यह है कि इसको कुछ जो मैं मुझे लगता है कि अभी जो प्रतिभागी है, कई सारे रिसर्चर होंगे, वो कहाँ-कहाँ काम कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने पहले ही हमने बताया है, सैटेलाइट डेटा जो हमने उपयोग करके जो मैपिंग हुआ है, 1:50,000 से 1:250,000 स्केल का मैपिंग हुआ है। लेकिन बहुत सारे एरिया में अभी तक नहीं किया गया है, या कुछ गैप एरियाज़ रह गए। तो जो अभी नए जो अ, रिसर्चर होंगे, उनके लिए ये है कि जहाँ-जहाँ गैप एरियाज़ हैं, आप वहाँ पर एयरबोर्न डेटा ले लीजिए या स्पेस बोर्न डेटा ले लीजिए, लेके ऑप्टिकल, माइक्रोवेव डेटा ये सब लेके आप उसमें से और भी अच्छी तरह से मैपिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कोई भी नक्शे बनाते हैं, इसका एक उपयोग होना चाहिए, और इस उपयोग को एकदम प्रिसाइज़ मैपिंग आपको ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि खाली एक स्केच बना देना। तो आपको और अच्छी तरह से, मतलब कि इसको 1:10,000 स्केल तक का अगर आप मैपिंग कर सकते हैं कुछ जगह में, तो वो अच्छी रहेगी। और ये जो मेन जो अभी एग्जिस्टिंग जो टेली चैनल मैप है, इसके साथ में आप जोड़ सकते हैं। इसके लिए ड्रोन का तस्वीर भी लिया जा सकता है कई जगह में, और इसमें भी अच्छे हाई रेज़ोल्यूशन डेटा भी आप ले सकते हैं। और एक आपको बताया कि जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का काफ़ी उपयोग हो सकती है, इससे जो नीचे कहाँ पर किस तरह से पानी है, क्या मिट्टी और सैंड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और तो हाई रेज़ोल्यूशन जो टोमोग्राफी और जीपीआर रडार जो डेटा है, इसको भी काफ़ी जगह में उपयोग हो सकता है। क्योंकि ग्राउंड वालेट इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े भूभाग में काम करना एक ग्रुप में पॉसिबल नहीं होता। अलग-अलग रिसर्चर अगर अलग-अलग काम करे, तो मुझे लगता है कि एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में आप इसको और बढ़िया से आप इसको देख पाएँगे। फिर जहाँ-जहाँ पर सूखा प्रवण से क्षेत्र है, जैसे कि मध्य राजस्थान के पार्ट में, जहाँ पर इसका जो वाटर क्वालिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। इसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, 2000 से ऊपर होती है। तो आपकी पहली चैनल में जहाँ पर काम किया गया, कुछ एरिया में जो ड्रिलिंग किया गया, इसमें पाया गया पहली चैनल में बहुत अच्छी मीठा पानी मिलती है, बाहर में आपको नहीं मिलती है। तो इसको आप एक अच्छी तरह से आप दिखा पाएँगे। फिर भूजल पुनर्भरण क्षेत्र, जहाँ पर आपका इसको रिचार्जिंग बोलते हैं। तो जैसे बरसात होता है उसमें से, क्योंकि नेचुरल एक स्लोप है, नेचुरल लाइक चैनल है। तो आप ऊपर से अगर उसको ये करके उसको रिचार्ज भी किया जा सकता है।
तो इस तरह से कुछ नए पुरातात्विक के और भी खुदाई कर सकते हैं किया जा सकता है और इसमें इसके साथ में आर्थिक, कृषि और सबको हम आगे इसको मतलब बढ़ावा दे सकते हैं। तो फाइनली आइए हम सब सरस्वती नदी की पुनरुद्धार करें और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करें। धन्यवाद।